राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है अपना राजस्थान हिस्ट्री का, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। और मैंने कल टेलीग्राम पे वैसे डाल दिया था कि आज जो इस वाली क्लास में है, जो ये नोट्स है साथियों, ये मैंने तैयार किए हैं ओनली सिर्फ आरबीएससी की 10th बुक्स का पूरा निचोड़। पूरी बुक आपको इसमें मिल जाएगी। अब मैं बताऊं कि मैंने पहले आरबीएससी की 10th बुक क्यों ली है, क्योंकि साथियों अभी आप सेकंड ग्रेड में देखना, सेम टू सेम इनसे नोट्स में सेम टू सेम लाइन मिलेगी आपको। तो इन 10th की बुक से सेम टू सेम मिली है। रीट में देखना प्रश्न मिले हैं आपको सेम टू सेम। तो आपको 10th की बुक तो बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में एक और क्लास आएगी जो अदर बचती है बुक्स, उसमें 6-7 बुक्स का निचोड़ मैंने डाला है। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखो, ये नोट्स रेडी वो अभी हुए नहीं है, 2-3 पेज हुए। तो इनका भी जो 5-6-7 बुक्स को मिला करके एक और क्लास आएगी, ये वाली है, ये आरबीएससी की 10th बुक, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब बात करते हैं साथियों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निहाल चंद। देखो, निहाल चंद को किशनगढ़ चित्रशैली का क्या, चित्रशैली को चरमोत्कर्ष यानी कि शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय पूछिए आप तो किशनगढ़ से चित्रकला शैली को किन को जाता है, निहाल चंद को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा देखो, निहाल चंद है, इसकी बात करें साथियों तो किशनगढ़ के शासक कौन, सामंत सिंह के दरबारी चित्रकारी थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, निहाल चंद है वो किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह के क्या थे, दरबारी चित्रकार थे। और इन्होंने सामंत सिंह और उनकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। ये भी आपको पता है, छोटी छोटी ये चीजें निहाल चंद के बारे में तो आपको बच्चे बच्चे को पता है। तो मैंने तो अब देखो जो चीज है उस बुक्स में मैं तो सारी लिखनी है, ठीक है। बनी ठनी के चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों, थोड़ा सा पन्ना अध्याय का पढ़ लेते हैं। पन्ना अध्याय का भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है। स्वामी भक्ति त्याग बलिदान की बेमिसाल है पन्ना अध्याय। अब बात करें चित्तौड़गढ़ के निकट एक नाम, ये ध्यान रखना है कि पांडोली गांव है, पांडोली गांव में हांकला गुर्जर के घर में जन्म हुआ किनका, ध्यान रखना पन्ना अध्याय का, ठीक है। तो चित्तौड़ के कौन से, पांडोली गांव में हांकला गुर्जर के घर में हुआ। अब महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त जो सूरजमल है साथियों, इनके साथ इनका क्या होता है, विवाह है। पन्ना अध्याय का विवाह महाराणा सांगा है, इनकी सेना में नियुक्त कौन थे, सूरजमल, इनके साथ में इनकी शादी होती है विवाह। और 1535 ईस्वी में मेवाड़ के सामंत बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। ये आपने शुरू से पढ़ा ये चीजें। तो अब बात करती है गौरी बाई है, एक गौरी देवी है। दोनों में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ते नहीं हो गौरी बाई को और गौरी देवी को, तो आप इनको अच्छे से देखना है, ठीक है। अब मैं एक बार साथ में गौरी देवी और गौरी बाई दोनों को बताती हूँ, ये लो, ठीक है। अब देखो, यहाँ गौरीबाई है और ये है गौरी देवी, दोनों का ध्यान रखना है। गौरीबाई अलग है, गौरी देवी अलग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं साथियों बात करती हूँ गौरीबाई को। देखो कि गौरीबाई डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण में, आपको ध्यान रखना कौन सा है, नागर ब्राह्मण। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी है गौरीबाई, कृष्ण भक्त कवयित्री। और गौरी देवी की बात करें साथियों तो ये जोधपुर में इनका जन्म होता है 1920 में, ठीक है। अब देखो, जो गौरीबाई है, ये पूछा गया था ना, भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है, ध्यान रखना। गौरीबाई को क्या कहा जाता है साथियों, वागड़ की मीरा। और जो गौरी देवी है, मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली प्रसिद्ध लोक गायिका थी। और संगीत की बात करें, इन्हें विरासत से मिला। और इनके माता पिता, देखो ये जन्मी जोधपुर में, जन्म इनका जोधपुर में है, लेकिन इनके माता पिता है वे दोनों ही बीकानेर की संगीत प्रतिभाएं थे, ठीक है। आप अपने नोट्स बना सकते हो, साथ साथ में अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। और जो ग्रुप से जुड़े साथियों उनको तो ये पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप फोटोकॉपी निकलवा लेना। अब आप कहोगे तो इकट्ठे निकालना तो आपको वैसे मुश्किल हो जाता है, जैसे जैसे टॉपिक ऐड होता है। अब मैंने जैसे अभी राजस्थान के ये प्रमुख व्यक्तित्व करवा दूंगी, कंप्लीट होते ही आप वहां पर आपकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो आप अभी निकाल लेना इसकी फोटोकॉपी, जैसे आगे टॉपिक होगा जहां भी आपको जाना हो या फिर उसमें कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आप करवा सकते हो, ठीक है ना। गौरीबाई की साथियों बात करें, वागड़ की मीरा इनका उपनाम ध्यान रखना है, वागड़ की मीरा कहते हैं। गौरीबाई का जन्म ध्यान रखना है, नागर परिवार में जन्मी एक कृष्ण भक्त कवयित्री थी। और डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 ईस्वी में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब साथियों ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले आपको कि बाल मुकुंद का निर्माण किसने और किसके लिए करवाया, तो आपको ध्यान रखना है बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने, और किसके लिए, गौरीबाई के लिए करवाया। कब, 1829 ईस्वी में, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको, डीपली अच्छे से याद रखना है इनको, ठीक है।
आगे देखना लाइन टू लाइन प्रश्न बने हुए हैं। अभी ये 10th की बुक से एक तो प्रश्न ये बना हुआ, प्रश्न लगभग लगभग बने ही हुए हैं, ठीक है। दुर्शाह आडा की बात करें साथियों, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन कवि थे। अब आपको पूछ ले कि दुर्शाह आडा किनके, तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन कवि रहे, ये ध्यान रखना है, जिन्होंने महाराणा प्रताप और रामचंद्र सेन की देश प्रेम की भावना का योगदान यशोगान किया, ठीक है। अब इनकी आपको दुर्शाह आडा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो थोड़ी ध्यान रखनी है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विरुद्ध छत्री पूछे तो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है दुर्शाह आडा की। किरतार बावणी भी दुर्शाह आडा की है। अब देखो याद रह जाएगा, दुर्शाह आडा ही नाम में आडा आडो पड़ गयो विरुद्ध छत्री, यानी कि बिंगा विरुद्ध होगी, आडो होगी जन विरुद्ध होगी, छत्रियां रखियो, और किरतार बावणी नाम ही इसो है दुर्शाह आडा को, तो इनकी प्रमुख रचना भी इसी है, याद रख लियो। विरमदेव सोलंकी रा दुहा भी किनकी है, दुर्शाह आडा की। अब थोड़ा सा मैं कुछ और बता देती हूँ साथियों, ये मैंने पहले जैसे आपको यहाँ पर कुछ करवाए हुए ना, उसमें देख लो। दुर्शाह आडा देखो धुंधला गांव पाली में जन्म होता है, अकबर के दरबारी कवि, और इनकी प्रमुख रचना विरुद्ध छत्री, किरतार बावणी, अन्य रचनाएं विरमदेव सोलंकी रा दुआ हो गया, झूलना अमर सिंह रा हो गया, ये भी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो। पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ की बात करें साथियों, तो वैली किशनरी रुक्मणी को दुर्शाह आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण भी कहा है, ये चीज भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक। जैसे मैं इसमें लिख देती हूँ इनका जन्म, ठीक है ना, धुंधला गांव पाली में, ठीक है। ये हो गई दुर्शाह आडा से संबंधित, अपना फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं साथियों दुर्गादास राठौड़। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकर्ण के पुत्र थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ है ना साथियों, ये मारवाड़ के महाराजा कौन, जसवंत सिंह के मंत्री आसकर्ण के क्या थे, पुत्र थे। इनका जन्म ध्यान रखना दुर्शाह आडा का 13 अगस्त 1638 ईस्वी को मारवाड़ के सालवा गांव में, दुर्गादास राठौड़ का सालवा गांव, आपको गांव जरूर ध्यान रखना है और सन ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बात करें साथियों इनको क्या कहते हैं, मारवाड़ का यूलिसेस कहते हैं, राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास को। और ऐतिहासिक संघर्ष में देखें, महाराणा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर खालसा घोषित कर दिया गया, यानी कि जो केंद्र में है जोधपुर का खालसा घोषित कर दिया गया। और उत्तराधिकारी राजकुमार अजित सिंह की रक्षा के लिए इन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब से उनकी मृत्यु पर्यंत 1707 ईस्वी तक क्या किया, संघर्ष किया। तो ये भी ध्यान रखना आपको, यानी कि जो औरंगजेब की मृत्यु है वो देखो 1707 ईस्वी में होती है, तब तक क्या किया था, संघर्ष किया था। तो उत्तराधिकारी जो राजकुमार है अजीत सिंह की रक्षा के लिए, देखो अजीत सिंह की रक्षा के लिए उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब की जब तक मृत्यु, कब 1707 ईस्वी में, तब तक संघर्ष किया। तो दुर्गादास राठौड़ देखो सालवा गांव में जन्म, 13 अगस्त 1638 ईस्वी में क्या होता है, जन्म होता है। इनको मारवाड़ का यूलिसेस कहते हैं, राठौड़ों का यूलिसेस, ठीक है। और देखो औरंगजेब है इनके विरोधी पुत्र शाहजादा अकबर को सहायता दी, और औरंगजेब के विरोधी पुत्र कौन, शाहजादा अकबर को क्या दी, इन्होंने सहायता दी। और उसके पुत्र पुत्री यानी कि जो बुलंद अख्तर और जो सफीयतुन शाह है, उनके धर्म के अनुसार शिक्षा देकर के उनका उच्च सहिष्णुता का क्या दिया, परिचय दिया। और अंतिम समय की साथियों बात करें तो महाराणा अजीत सिंह से अनबन होने के बाद, जब महाराणा अजीत सिंह से अनबन हो जाती है ना, उस समय अंतिम समय में इनकी महाराणा अजीत सिंह है, महाराज जो अजीत सिंह है, इनसे अनबन हो जाती है। इसके बाद में वो सपरिवार कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़ में चले जाते हैं। अब एक बार फिर से देख लो, दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा गांव में 13 अगस्त 1668 ईस्वी में होता है, मारवाड़ का ही सालवा गांव। और लास्ट समय में ध्यान रखना है, अजीत सिंह से अनबन हो जाते उस समय यह पूरा परिवार मेवाड़ चला जाता है। मृत्यु की बात करें साथियों तो 22 नवंबर 1718 ईस्वी में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। होती कहाँ है, उज्जैन में होती है, ठीक है ना, यहाँ इनकी छतरी भी है। तो ध्यान रखना है, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु 22 नवंबर 1718 ईस्वी को उज्जैन में। और मारवाड़ में दुर्गादास की वीरता के लिए क्या कहा जाता है, ये भी लाइन ध्यान रखनी है, मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास, ठीक है ना। ये लो आपको नहीं दिख रहा,
तो ये हो गया आपका दुर्गादास राठौड़। तो जितने भी 10th की बुक में दिए हुए व्यक्तित्व उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न छपते हैं। अब एक चीज देखो, अभी 2nd ग्रेड में प्रश्न बना था ना, ये देखो, अब आप खुद देख लो 10th की बुक में एक प्रश्न बना था कि जिन्होंने 2nd ग्रेड का दिया कि परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना के नियमन में से किस रेजिमेंट से संबंधित थे। ऑप्शन में था द ग्रेनेडियर्स, डोगरा रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स, ये दिया हुआ था। तो ये देखो 10th की बुक में सेम टू सेम ये लाइन लिखी हुई थी, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। देखो कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, या पीरू सिंह से प्रश्न पूछा गया था, विजेता मेजर जो पीरू सिंह है, ये देखो इनका जन्म दे रखा है, यहाँ पर फिर दे रखा था वर्ष 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूताना राइफल में भर्ती हुए। सेम टू सेम लाइन से बनी थी, राजपूताना राइफल में भर्ती हुई। ये देखो ये ऑप्शन में था जो सही था। एक ही नहीं, इससे काफी प्रश्न दिखाऊंगी मैं आपको बने हुए हैं, तो ये आपको बुक अच्छे से पढ़नी है। जिनके पास ये बुक है वो अच्छे से पढ़ लो, नहीं है वो नोट्स बना लो। फिर इसके बाद में सभी 6-7 बुक्स की और एक आपको सार मिल जाएगा, एक और क्लास आएगी, ठीक है ना। ये ओनली 10th की है, RBSC की। गोरादाई, जिसको मारवाड़ की पन्नादाई बोलते हैं, जन्म इनका होता है 4 जून 1646 ईस्वी में। गोरादाई का जन्म कब होता है? 4 जून 1646 ईस्वी में। एक और साथियों, जितने भी ये व्यक्तित्व 10th की बुक में दे रखे हैं, मैंने लिखे हैं, इनकी मैं एक पेज पर शॉर्ट में सभी का ना इनका कालक्रम लिख दूंगी, आप उनके अकॉर्डिंग याद कर लेना और फिर अपने क्या है एक शानदार तरीके से इनकी अपनी क्विज कर लेंगे ग्रुप में, ठीक है ना। तो आपको याद हो जाएंगे। अब मैं पहले याद करने के लिए दे दूंगी कि ये टॉपिक कराओ, 4 जैसे 5-6 दे दूंगी पहले व्यक्तित्व, उनको बहुत अच्छे से रट लेना, ठीक है। और जोधपुर में माली परिवार में ध्यान रखना है, कहाँ होता है गोरादाई का जन्म है, मारवाड़ की जो पन्नादाई बोलते हैं, जोधपुर में होता है। और कौन से परिवार में ध्यान रखना है? माली परिवार में होता है। अब आपको पूछा जा सकता है माली परिवार में, धाणक कैसे भी परिवार में, ठीक है ना। पिता इनके रत्नोजी टाक और इनकी जो शादी, इनकी माता है रूपा, इनकी जो शादी विवाह है वो मंडोर के मनोहर गोपी बलावत से साथ होती है, गोरादाई मारवाड़ की जिसको पन्नादाई बोलती हैं। ऐतिहासिक घटनाक्रम की बात करें साथियों, तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के जमरूद में मृत्यु के बाद, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में, कहाँ? जमरूद में, ध्यान रखना है आपको। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के जमरूद में मृत्यु के बाद सरदार उनके परिवार को जोधपुर ले जा रहे थे, यानी कि जमरूद कहाँ? अफगानिस्तान में है। और मार्ग में महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने, मार्ग में जब जा रहे थे उस समय महाराजा जसवंत सिंह की जो रानी है, इन्होंने जन्म दे दिया किसको? राम कुमार अजीत सिंह को। अब फिर से देखो, गोरादाई पन्नादाई जिसको मारवाड़ की पन्नादाई बोलते हैं, 4 जून 1646 ईस्वी में होता है, जोधपुर में माली परिवार में होता है। और इनके पिता रत्नोजी टाक, माता रूपा जी। आजकल पता नहीं कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको सारी चीज देखने, पिता माता, वो कहाँ जन्म होता है, कौन से परिवार में है ना, कौन सी जाति के, सब देखना है, ठीक है। और जब ये जा रहे थे उसमें जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह की रानी किन्होंने? राम कुमार अजीत सिंह को क्या दे दिया? राम कुमार अजीत सिंह को जन्म दिया। फिर मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस परिवार को दिल्ली बुला लिया। तो औरंगजेब है, उन्होंने इस परिवार को कहाँ? दिल्ली बुला लिया। और अजीत सिंह की रक्षा की योजना की बात करें, इसमें पढ़ते हैं कि औरंगजेब के इरादे ठीक न होने के कारण वीर दुर्गादास व मारवाड़ के वफादार सरदारों ने राजकुमार को बचाने की क्या बनाई? योजना बनाई। और गोरादाई ने एक साधारण सफाई कर्मी का स्वांग यानी कि भेष रचाया। उन्होंने एक सफाई कर्मी बन गई थी। गोरादाई ने एक साधारण सफाई कर्मी का भेष रचाया। वह शाही पैरे के साथ में एक शाही पैरा दिया और शाही पैरे के से राजकुमार को टोकरे में छिपा करके सुरक्षित बाहर ले आई। उन्होंने अपने स्वयं खुद का जो पुत्र था अजीत सिंह को उनके स्थान पर रख दिया था। ये आपने बचपन में पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, क्योंकि उसके बलिदान के लिए वहां पर उसका बलिदान करवा दिया, यानी कि उसके बलिदान के लिए अजीत सिंह के स्थान पर रख दिया था उसके खुद के पुत्र को, ठीक है ना। फिर राजकुमार को सपेरों के भेष में मौजूद मुकुंदास खिंची को सुपुर्द कर दिया। और समान स्मृतियां की बात करें साथियों, तो गोरादाई ने इस अपूर्व त्याग को जोधपुर राज्य के राष्ट्रीय गीत धुंसा में गाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो गोरादाई के अपूर्व त्याग को जोधपुर राज्य के जो राष्ट्रीय गीत धुंसा में गाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और 1711 ईस्वी में जोधपुर में इनकी स्मृति में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 खंभों से युक्त छतरी का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना है कि 1711 ईस्वी में जोधपुर में इनकी स्मृति में कितने, आपको पूछा जा सकता है 16 खंभे, 5 खंभे, 6, तो 6 खंभों से युक्त छतरी का निर्माण करवाया। और जोधपुर में इनके नाम से गोरादाई बावड़ी भी स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं साथियों दयालदास।
तो ये बीकानेर राठौड़ी ख्यात के रचनाकार है दयालदास, ठीक है। और दयालदास का ध्यान रखना है आपको, जन्म 1798 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दयालदास का जन्म है 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दयालदास का कुड़िया नामक गांव में, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे, दयालदास कुड़िया। अब ऐसे लो दयालदास को कुड़िया, कुड़िया से ना लड़कियों को ना पंजाबी में कुड़ियां बोलते हैं, कुड़िया को दयाल दयाल दया दया आ जाती थी कुड़ियों पे, है ना, ऐसे याद रखना। कुड़िया नामक गांव में होता है बीकानेर का कुड़िया गांव। ख्यात, अब और देखो ख्यात की विशेषता हम पढ़ते हैं। इससे पहले देखो यह है बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो ख्यात की बात कर रहे हैं। इनकी हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर के कहाँ से, अब ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। तो इनके हस्तलिखित प्रति में हस्तलिखित जो प्रति है इसमें राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर के महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण है इस तक का इतिहास भी इसमें दर्ज है, ठीक है ना, 1851 ईस्वी तक। इसमें मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध, कहाँ किस किस से, मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध, और फरमानों और निशानों का राजस्थानी में अनुवाद, और बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने की जानकारी मिलती है ख्यात की विशेषता में, ठीक है ना। दयालदास रिजो, और इनका जन्म ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दयालदास कुड़िया गांव, कुड़िया नामक गांव में बीकानेर का है ये, और 1798 ईस्वी में जन्म होता है। अब बात करते हैं कविराज श्यामल दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इनका जन्म ध्यान रखना है आपको, अच्छे से रटी लो। जन्म होता है, देखो कविराज श्यामल दास का होता है 1836 ईस्वी में। देखो आपको एक मैं कालक्रम से सभी का लिख दूंगी। दयालदास का 1798 में, कविराज का श्यामल दास का 1836 ईस्वी में, एक पेज डाल दूंगी इनके कालक्रम के अनुसार, ठीक है ना। जन्म श्यामल दास का 1836 ईस्वी में। अब श्यामल दास का धोंकलिया भीलवाड़ा में, श्यामल दास का। अब कैसे याद करोगे, श्यामल दास में आ रही श्याम नाम, और शाम को आप शाम यानी कि इवनिंग का आप लो शाम, और शाम को क्या हो जाती है, धूप चली जाती है। धोंकलिया से धूप, याद रखो धूप चली गई, ठीक है ना। भीलवाड़ा से यानी कि धूप की जो भीड़ थी वो भीड़ कम हो गई, ऐसे याद रख लो। धोंकलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में। तो शाम को धूप चली गई, धोंकलिया भीलवाड़ा में, याद रख लोगे। और ये मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह, भाई याद करवाने की कोशिश रहती है, बाकी मुझे नहीं पता आपको किस तरीके से याद, अपने हिसाब से याद कर लिया करो। और ये मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह, वो उनके पुत्र महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। क्या कवि श्यामल दास किनके, मेवाड़ के महाराजा शंभू सिंह, और उनके पुत्र थे जो महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। प्रमुख कार्य की बात करें साथियों कविराज श्यामल दास की, तो मेवाड़ महाराजा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्यामल दास के प्रमुख ग्रंथ भी देख लो साथियों। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं इनकी उपाधियां। देखो श्यामल दास की उपाधियों में केसर ए हिंद की उपाधि इनको दी गई ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा, केसर ए हिंद की किनको, श्यामल दास को। और देख लो कविराज की उपाधि दी गई जो कि महाराणा मेवाड़ के द्वारा इनको दी गई, कविराज की केसर ए हिंद को श्यामल दास की उपाधि, ठीक है। फिर देखो इनके प्रमुख कार्य की बात करते हैं साथियों, तो मेवाड़ महाराजा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया। इनका प्रमुख ग्रंथ है वीर विनोद। कवि श्यामल दास का ये पढ़ ही रखा होगा आपने, ठीक है ना, कवि श्यामल दास का, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और पीडीएफ में कई जैसे बोलते हैं, राहुल ने बोला था कि मैम एक आप पेज एक्स्ट्रा ऐड कर दिया करो, हमें कुछ ऐड ऑन करना हो तो मैं लास्ट में एक पेज भी आपको यहाँ पर व्हाइट पेज डाल दूंगी, ठीक है ना। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बात करें साथियों, हाँ एक पीडीएफ के लिए और बता दूं, जिनके भी बार बार कमेंट आते हैं यूट्यूब पे, काफी आते समझ नहीं आता है, तो अभी मैं बताऊं जैसे टेलीग्राम पे मैंने ना डाल रखा है पीडीएफ के लिए कि कहाँ पर, देखो पीडीएफ आपको एक जैसे टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे तो वहां पर एक मैसेज ऑन होगा, वहां पर आप मैसेज कमेंट कर सकते हो, और वहां पर एक माइक वाले डीपी वाला एक ग्रुप होगा, वहां पर आप पूछ लेना सारी चीजें। क्योंकि आपको अगर आपको इस हिस्ट्री वाले ग्रुप में मेंबरशिप नाम से होगा, हिस्ट्री वाले ग्रुप में ऐड होना है तो वहां पर जैसे टॉपिक वाइज करवाती हूँ, वहां पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवाई दी जाती है। और जितने भी मैंने अभी तक पॉलिटी के, चाहे वो रीट के लिए, सभी के लिए ही है, कॉमन टॉपिक है, उसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा डाल रखे हैं, बहुत ही शानदार बुक्स भी डाल रखी है, और जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न छपते हैं, तो आपको ऐड होना है उसमें। और क्विज भी होती है, पर क्विज डेली नहीं, कभी 2 दिन से, कभी 1 दिन से, ठीक है ना, जैसे जैसे टॉपिक हो जाता है। अभी इस एकीकरण की ले लेंगे मंडे को, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, आपको अगर हिस्ट्री वाले में और पॉलिटी वाले में ऐड होना है तो
इस 2 सब्जेक्ट वाले में तो आपको 99 पे करने के बाद में लिंक दे दिया जाता है, और साथ में आप सेकंड ग्रेड की ज्योग्राफी की भी चाहते हो तो आपको वहाँ पर सेकंड ग्रेड ज्योग्राफी की भी पूरी मिल जाएगी, और दोनों ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा सिर्फ 149 में, 149 रुपये में, ठीक है ना। वहाँ पर आपको सारी की सारी पॉलिटी की और ज्योग्राफी की भी सेकंड ग्रेड की मिल जाएगी, और पॉलिटी की सभी के लिए है, और हिस्ट्री की भी सभी के लिए है, और साथ में कोई अच्छे सर की बुक्स की जैसे मेरे पास होती है ना, तो मैं उनकी पीडीएफ भी डाल देती हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स की, ठीक है, क्योंकि काफी कमेंट आते हैं भाई एक का रिप्लाई नहीं दिया जाता मेरे से। अब गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करते हैं साथियों, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जो जन्म है वो 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ, ठीक है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म, गौरीशंकर हीराचंद ओझा रोहिड़ा सिरोही, ऐसे याद करो, हीराचंद रोहिड़ा, हीरा, हीरा से हरा हरा होता है, रोहिड़ा का पेड़, ऐसे लो, हीराचंद हीरा रोहिड़ा सिरोही में, ऐसे लो, 1863 ईस्वी में। ये राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता थे। और प्राचीन ग्रंथ की बात करें साथियों, तो प्राचीन भारत का अच्छा ज्ञान होने के कारण किनको, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान के प्रसिद्ध प्राचीन भारत का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की, थोड़ा सा देख लेना इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है ना। भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की गौरीशंकर हीराचंद ने की, क्योंकि इनको प्राचीन भारत का अच्छा ज्ञान था। अब बात करते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा की उपाधियां देख लो। अंग्रेजों ने तो इनको कहा महामहोपाध्याय, किसको कहा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय कहा, और राय बहादुर की उपाधि भी प्रदान की, ठीक है। और अब बात करते हैं साथियों बाबूजी चतुर सिंह, ये सब के सब आपको अच्छे से पढ़ना है। बाबूजी चतुर सिंह की बात करें साथियों, सबसे पहले तो इनका जन्म देखो 1879 ईस्वी में, ठीक है ना, 1879, ठीक है। और 1879 ईस्वी में मेवाड़ के करजाली गांव में, ध्यान रखना है, बाबूजी चतुर। अब ऐसे लो बाबूजी है, और बाबूजी घना चतुर हुआ है भैया अपना, है ना बाबूजी, और फिर भी कई कई ऐसी औलाद हो जाए कि बाने कर्जाइत कर दिया, यानी कि कर्जो कर दिया है, तो बाबूजी चतुर तो घणो हुआ है, और बंगी औलाद के कर दिया, कर्जो कर दिया, यानी कि कर्जाइत कर दिया। तो करजाली गांव याद रह जाएगा, मेवाड़ का करजाली गांव में बाबूजी चतुर, भूलोगे नहीं शायद। और ये संस्कृत और राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार भी थे बाबूजी चतुर। अब बात करें साथियों बाबूजी चतुर की, तो मेवाड़ राजघराने से संबंधित ये प्रसिद्ध लोक संत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबूजी चतुर सिंह विवाह के कुछ समय बाद ही विदुर हो जाने पर इन्होंने स्वयं को धार्मिक कार्यों और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। अब आप सोचोगे भाई ऐसी लाइन क्या पूछी जाएगी, भाई अब ना आपको समझ विकसित चीजें ज्यादा पूछी जाएगी, ऐसी लाइन पकड़ के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जिन भी व्यक्तित्व यानी कि जिन भी व्यक्ति से अभी तक प्रश्न नहीं बने गए हैं ना, उनको थोड़ा ज्यादा देख लेना, जैसे मैं बता दूंगी कि इनसे आपको थोड़ा ज्यादा देख लेना है, आए हुए को तो देखना ही देखना है। तो बाबूजी चतुर सिंह की बात करें तो विवाह के कुछ समय बाद ही विदुर हो जाने पर इन्होंने स्वयं खुद ने धार्मिक कार्य और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। और उदयपुर के पास सुखेर गांव में, ध्यान रखना, एक झोंपड़ी में रह करके, कौन है, बाबूजी बेचारा घना चतुर है, ये याद रह जाएगो। और बेटा करजाइत कर दिया, यानी कि करजाली गांव में, ध्यान रखना जन्म। और फिर दुखी हो गए, सुखी होने खातर कटे गया, यार क्यों, उदयपुर के पास गए, सुखेर गांव में सुखी होने के लिए झोंपड़ी में रह करके सब कुछ करने लगे, ऐसे रचना दी, योगाभ्यास, चिंतन, जनोपयोगी साहित्य की क्या कर दी, रचना कर डाली, ऐसे याद रखना। भाई सुखी होने के लिए झोंपड़ी में गया, योगाभ्यास करने लगे, ऐसे याद रह जाएगा, चिंतन करने लगे, जनोपयोगी साहित्य, इन सब की रचना की इन्होंने बाबूजी चतुर सिंह ने, शायद नहीं भूलोगे अब तो। अब थोड़ा थोड़ा जैसे ट्रिक से करवाऊंगी ना और क्विज होगी तो शायद आपको याद आ जाएंगे। फिर बाबूजी चतुर सिंह की बात करें साथियों, इनकी प्रमुख कृतियां, रचनाएं देखो। बाबूजी चतुर सिंह की कैसे याद करोगे, बाबूजी है भैया, बाबूजी है, बाबूजी मानव युवा है और मित्र का तरह रहे है, तो मानव मित्रा चरित्र याद रख लोगे, बाबूजी का मानव मित्रा चरित्र। और भगवंत रित्रता की गंगाजली टिक्का, ठीक है ना। और सांख्य तत्व की समाज टीका, और समाज से डरते थे कहीं कर्जाइत ना हो जाए, ऐसे याद रखना। तो सांख्य यानी कि पूरी संख्या में ध्यान रखो कितनों के कर्जाइत हो गए हो ना, तो सांख्य तत्व की समाज टीका, परमार्थ विचार योग सूत्र टीका, ये भी याद रखना। सेंस चरित्र, चतुर प्रकाश, अनुभव प्रकाश, अलख 25सी, समाज 32सी, चतुर चिंतामणि, ये सब की सब बाबूजी चतुर की आपकी कृतियां जो रचनाएं ध्यान रखनी है। और प्रतीकात्मक संदेश की बात करें साथियों, तो थोड़ा सा आप ये प्रसिद्ध दोहा जरूर ध्यान रखना कि इन्होंने बाबूजी चतुर ने इन्होंने अच्छे और बुरे लोगों के साथ संबंध को अपने प्रतीकों के माध्यम से समझाते हुए एक प्रसिद्ध क्या लिखा, दोहा लिखा, कारण तो कहते फिरे हर किनी हक ना,
जनरी वहे उन्हें कहे हियो लिफाफो राख। ये थोड़ा सा आप इनकी जो प्रसिद्ध दोहा है ध्यान रख सकते हो। फिर आपको ध्यान रखना है बाबूजी चतुर की मृत्यु है वो अपनी रचनाओं से जनजागरण फैलाते हुए 1929 में इनकी मृत्यु निधन हो गया। बाबूजी चतुर का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब एक बार आप बाबूजी चतुर हैं इनका ये देखो 1879 ईस्वी में जन्म और करजाली गांव में, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। और लास्ट में उदयपुर के पास सुखेर गांव में झोंपड़ी में रह करके, ये जरूर इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है ऐसी लाइन है। योगाभ्यास चिंतन जनोपयोगी साहित्य की रचना की। फिर बात करते हैं साथियों बिरबल सिंह। बिरबल सिंह का तो बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है ना। देखो बीकानेर प्रजा परिषद के सक्रिय सदस्य थे बिरबल सिंह, बहुत से बिरबल सिंह और बीकानेर प्रजा परिषद के आपको पता होगा। अब इनके जन्म की बात करें साथियों, ये सभी को पता है कि श्री गंगानगर जिले के रायसिया नगर में, क्या पता मैं इधर से हूँ तो मेरे को पता हो आपको ना पता हो, तो बिरबल सिंह श्री गंगानगर जिले के जो रायसिया नगर है इसमें बिरबल सिंह का जन्म। और ये सामंती अत्याचारों का पुरजोर विरोध करने, सामंती अत्याचार है इनका पुरजोर विरोध करने तथा नागरिकों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए होने वाले एक हर आंदोलन में हमेशा क्या रहे, आगे रहे, यानी कि अगुआ आगे रहे, ठीक है ना। जैसी लैंग्वेज लिखी है मैंने वैसी लिखी है। प्रजा परिषद सम्मेलन की बात के साथियों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 30 जून 1946 को होता है प्रजा परिषद सम्मेलन, ध्यान रखना 30 जून 1946 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रजा परिषद सम्मेलन ने रायसिया नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर आगे की रणनीति पर क्या किया, विचार विमर्श किया। कौन सी सम्मेलन ने, प्रजा परिषद सम्मेलन ने। अब देखो जो बिरबल सिंह है, एक आपको अभियान ध्यान, एक कार्यक्रम ध्यान रखना है, कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, कब चलाया गया, ठीक है ना। बिरबल सिंह से देखो एक झंडा अभिवाद कार्यक्रम चलाया गया 1 जुलाई 1946 को। और जब ये अभिवाद कार्यक्रम चलाया गया 1 जुलाई 1946 को, इस दिन कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। और इस दौरान रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर हो रहे जुल्म की सूचना मिली। और सूचना मिलते ही देख लो बिरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथों में क्या, तिरंगा थामे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। कार्यकर्ता उनके हाथों में तिरंगा थाम करके वो स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। और इससे घबरा कर सरकारी अधिकारियों ने अंधाधुंध क्या चला दी, गोलियां चलवा दी। और सरकारी गोलीबारी है उनमें एक गोली देखो इस बिरबल सिंह को भी लग गई। और लेकिन उन्होंने घायल होने पर भी तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट तो ना हो ये चीजें, पर आपको इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी चीज इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकती, बट इसको थोड़ा सा आप देख लेना, और क्या पता ऐसी चीजें आ जाए, ठीक है ना। तिरंगे को नीचे नहीं गिरना दिया, ठीक है ना, आप देख लेना इसको। अंतिम शब्द नारे की बात करें साथियों, शायद ये पूछा भी गया हो। अंतिम शब्द नारे की बात करें साथियों तो घायल अवस्था में भी वीर बिरबल सिंह के मुख से देखो लगातार झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा के देश प्रेम से ओत प्रेत बोल फूट रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिरबल सिंह, ठीक है। तो आप बिरबल सिंह को देख लो थोड़ा सा। अब बात करते हैं साथियों विजयदान देथा। अब विजयदान देथा की कृतियां भी बहुत अच्छे से पढ़ना आपको। विजयदान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर बोलते हैं, बीजी भी बोलते हैं, इनका उपनाम बीजी है, राजस्थान का शेक्सपियर, ठीक है। और ये विजयदान देथा है साथियों, ये रूपायण संस्था बोरुंदा के सह संस्थापक भी थे, है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा भी क्या प्रश्न है। अब बात करते हैं साथियों इनकी कृतियां। इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखो ये जो मेरे पहले के नोट्स हैं उनमें थोड़ा सा देख लेते हैं। विजयदान देथा का जन्म बोरुंदा गांव जोधपुर में, उपनाम बीजी, राजस्थान का शेक्सपियर। इनकी कहानी है वो द्विधा है और इनकी रचनाएं देखो मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। परिणीति है, तिडोराव है, अनोखो पेड़ है, मारो बदलो है, चौधराइन की चतुराई है, और चरणदास शोर हो गया, रुख हो गया, लेखो हिटलर हो गया, उलझन हो गया। ये मैं थोड़ा याद करवाऊंगी, एक बार देख लो। बापू की 3 हथियारे, बातारी फुलवारी, जो 14 खंडों में, ठीक है। अब साथियों ये थोड़ा सा आप देखो, विजयदान देथा की बात करें, इनको बीजी कहते हैं और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन, विजयदान देथा थे। और कहानी दुविधा पर मणिकौल ने दुविधा फिल्म बनाई, उधर भी मैंने फुल लिख रखा है। ये 2 तो आप सारे मैंने लिखे हैं, 2 तो आपको ध्यान ही रखने। विजयदान देथा से 2007 में तो पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। ये लो सा
प्रमुख विजयदान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर बीजी कहते हैं। जन्म इनका 1 सितंबर, विजयदान देथा का 1 सितंबर 1926 इसको बोरुंदा गांव जोधपुर में। बातारी फुलवारी 14 खंड थे इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया। बातारी फुलवारी विजयदान देथा का, ठीक है ना। और लोक कथा संग्रह था। बापू के 3 हत्यारे भी इनके साथ विजयदान देथा की है और ये आलोचना साहित्य है। और चौधराइन की चतुराई भी इनकी है, जो लघु कहानी संग्रह है 1996 को। दुविधा कहानी भी इन्हीं की है। मारो बदलो ये भी इनका है। रुख हो गया, चरणदास चोर हो गया, उलझन हो गया, तिडोराव हो गया, अनोखा पेड़ हो गया, अलेखू हिटलर हो गया, ये सब इनकी है। अब बात करते हैं साथियों इनके पुरस्कार की, सम्मान की। तो अब यहाँ क्रम से पूछे आपको, देखो क्रम से प्रश्न पूछे तो क्रम से भी आप ऐसे याद कर लेना। देखो 1974 ईस्वी में विजयदान देथा को सबसे पहले कै कबूतर लिखा भैया आपा, ए अनार लिखा, तो कै से केंद्रीय, ए से अकादमी, ऐसे याद है। बस 1974 में आती है सबसे पहले। अगर आपको डेट ना देकर के सीधी पूछ ले क्रम के अनुसार, तो पहली कै से केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। फिर देखो केंद्रीय साहित्य अकादमी है, फिर आप भाषा सीखोगे, यानी कि भारतीय में भाषा सीखोगे, इसलिए भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार। फिर आप बिहार जाओगे, भाषा सीख गए, केंद्र में गए, भाषा सीख गए, फिर बिहार जाओगे पुरस्कार लेने, इसलिए बिहारी पुरस्कार। फिर आपको साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, फिर पद्मश्री सम्मान, राज रत्न पुरस्कार मिला। अब देखो 1974 में केंद्रीय साहित्य पुरस्कार अकादमी किनको मिला हुआ है? विजयदान देथा को 1974 में। 1992 में भारतीय भाषा, बै से 92 में, बै से भारतीय, बै से भाषा, बै नाम आ रहा है। 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री सम्मान, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, पानी पी कर आती हूँ, थोड़ा सा ये करवा दूं। सिनेमा में योगदान, जो फिल्म है इनमें देखो, इनकी एक लोक कथा पर प्रसिद्ध निर्देशक मणि कौल, इंपॉर्टेंट लगा लो। मणि कौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई थी और बाद में इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक बॉलीवुड फिल्म का निर्माण किया। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। अब लो साथियों, कन्हैयालाल सेठिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये राजस्थान के अत्यंत यशस्वी साहित्यकार थे। कौन? कन्हैयालाल सेठिया। अब ये पूछा गया कन्हैयालाल सेठिया से प्रश्न बना हुआ है ना, तो कन्हैयालाल सेठिया का आपको जन्म पूछे तो 10th की बुक से सीधे के सीधे प्रश्न मिले। देखो गाइड में भी मिल जाते हैं और बुक्स में भी मिल जाते हैं, पर 10th की बुक्स आप पढ़ते हो ना तो सच में बहुत ही शानदार बुक है भाई, सीधी की सीधी लाइन मिल जाती है, तो शानदार बुक है, पढ़नी भी चाहिए आपको। कन्हैयालाल सेठिया की बात करें, जन्म सुजानगढ़ चूरू में होता है, 11 सितंबर 1919 को होता है और इन्होंने अपनी शिक्षा है वो सुजानगढ़ और कलकत्ता में प्राप्त की। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम व सामाजिक कार्य का। 1934 ईस्वी महात्मा गांधी के जनसंपर्क में आए तथा खादी प्रचार एवं दलितों द्वार के कार्यों से जुड़े हुए कौन है? ध्यान रखना, कन्हैयालाल सेठिया का ध्यान रखना आपको। बाढ़ छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, आपको जन्म तो जरूर ध्यान रखना साथियों। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्हैयालाल सेठिया की साथियों। बात करें तो ध्यान रखना 1945 ईस्वी में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सामंतवाद का कड़ा विरोध करने वाले कन्हैयालाल सेठिया 1945 ईस्वी में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया की बात करें साथियों, इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां की बात करें, एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रसिद्ध गीत धरती दोहरानी व पाथल व पीतल, ठीक है ना। अमर लोकप्रिय गीत धरती दोहरानी और पाथल व पीथल, ठीक है ना। पाथल जो इसको महाराणा प्रताप को कहा गया, पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को संबोधित किया गया। और साथियों इनकी बात करें लील डांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी रीड प्री में एक बार पूछा गया है। अभी तो मेरे को याद नहीं, काफी टाइम पहले जब मैंने रीड दिया था उस टाइम की प्री, ठीक है ना, काफी साल की पहले की बात है ये। लेल डांस की बात करें साथियों तो लेल डांस के 1976 में, लेल डांस के लिए 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है ना। और वन फूल 1941 की रचना ध्यान रखना है और इसका पहला काव्य संग्रह है जो वन फूल है। और अग्निवीणा 1942 की, वन फूल 1941 और लील डांस के लिए 1976 में ध्यान रखना केंद्रीय साहित्य जो अकादमिक पुरस्कार मिला हो, आगे मैंने और भी लिख रखे हैं इनको। वन फूल 1941 की रचना है, अग्निवीणा 1942 देश प्रेम व राष्ट्रीय से ओतप्रोत काव्य संग्रह जिसके कारण इस पर राजद्रोह का आरोप लगा। अब देखो कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित कुछ और देख लो साथियों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कन्हैयालाल सेठिया की है। जमीन रो धनी को, कन्हैयालाल सेठिया
सेठ है तो सेठ जी का भी जमीन रो धनी कौन है? मिंझर मायड़ो हेलो, ये भी कन्हैयालाल सेठी। सेठ या हेलो हमारा मायड़ो, यहाँ रख लियो। नी ग्रंथ इनकी है इंपॉर्टेंट है। अब शब्द से भी प्रश्न बना हुआ है, ये भी रीट में बना हुआ है। नी ग्रंथ शब्द सतवादी लीलटांस, ये सब की सबक कन्हैयालाल सेठिया की है। जमीन रो धनी की बात करें साथियों, अब ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले तो ये पूछा जा सकता है जमीन रो धनी कौन, ये किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया का। अब इससे ही आपको ये पूछा जा सकता है कि इस कविता के माध्यम से कृषक किसान है उस समुदाय को जागृत किया गया। अब आपको पूछ ले यहाँ पर 3-4 दे दे इनमें से कृतियां, और पूछ ले कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी है जो कृति है, जो इनकी ये कृतियां उनमें से कौन सी कृति में ये कहा गया है कि इस कविता कौन सी कविता के माध्यम से कृषि या किसान को समुदाय का जागृत किया गया? क्या मायड़ रो हेलो, तो जमीन रो धनी कौन, तो जमीन कृषि से संबंधित होती है, ऐसे याद रख लेना, कृषक से। अब देखो मैंने यहाँ एक जगह सबके सब यहाँ पर ये लिख दिए, ठीक है ना। अब आप इनको क्रम के अनुसार भी कर सकते हो। देखो पहले 86 में, फिर 87 में, फिर 2004 में, फिर 2012 में, और फिर 1988 में। ठीक है, ये 1988 में पहले आना था यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये जगह देख लेना। 1976 ईस्वी में बात करें, 1976 ईस्वी की बात करें जो कन्हैयालाल सेठिया के पुरस्कार सम्मान की, तो लीलटांस क्रांति के लिए दिया गया। लीलटांस कृति के लिए 1976 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 1987 ईस्वी में शब्द कृति के लिए, देखो 87 से शब्द 87 लीलटांस यंत्र ध्यान रखना है। तो शब्द कृति के लिए सूर्यमल देखो से शब्द और से 87 और से सूर्यमल तीनों नाम मैच हो रहे हैं, सूर्यमल मिशन पुरस्कार। सतवादी कृति के लिए ध्यान रखना है आपको टांटिया पुरस्कार, सतवादी के लिए टांटिया पुरस्कार। और 1988 ईस्वी में नी ग्रंथ ध्यान रखना है कृति के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार। और मूर्ति देवी की पूजा आपको नी ग्रंथ करनी चाहिए, ऐसे याद रख लो, निस्वार्थ से ना। 2004 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान कन्हैयालाल सेठिया को, 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार आपने याद कर लेना इनको, ठीक है ना। और एक ना मैं जैसे टेलीग्राम पे थोड़ी थोड़ी आपको डाल रही हूँ ना, एक 2 पेज, तो वो पढ़ लो, आपको इकट्ठे याद नहीं होगी, इनके भी थोड़े थोड़े याद करवा दूंगी। जैसे एक दिन आपको मैं ना इतने ये भेज दूंगी, है ना, याद कर लेना थोड़े थोड़े, फिर इनकी क्विज कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह जिल्लाबाई की बात करें साथियों, राजस्थान की सुप्रसिद्ध मांड गायिका थी। अल्लाह जिल्लाबाई देखो राजस्थान की सुप्रसिद्ध मांड गायिका थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जन्म इनका बीकानेर में होता है, अल्लाह जिल्लाबाई का। कहाँ? बीकानेर में। कब? 1 फरवरी 1902 ईस्वी को, ठीक है। अब अल्लाह जिल्लाबाई के गीत देख लो, लोकप्रिय केशरिया बालम, आओ नी पधारो मारे देश, ये सभी को पता है। पद्मश्री की बात करें साथियों तो 1982 ईस्वी में पद्मश्री ध्यान रखना अल्लाह जिल्लाबाई को मांड गायिका क्षेत्र में, किसे? मांड गायिकी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए 1982 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किनको? अल्लाह जिल्लाबाई को पद्मश्री से 1982 ईस्वी में मांड गायिका क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करें साथियों तो अल्लाह जिल्लाबाई को 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख सकते हो। अल्लाह जिल्लाबाई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करें तो 1983 ईस्वी में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। मृत्यु इनकी 3 नवंबर 1992 में। अल्लाह जिल्लाबाई का जन्म बीकानेर में, ध्यान रखना है। अब देखो गवरी देवी, गवरी बाई अलग बताया था मैंने, गवरी देवी है ये, ठीक है ना। गवरी देवी की बात करें साथियों तो जन्म इनका 1920 ईस्वी में जोधपुर में होता है। गवरी देवी का जन्म 1920 में जोधपुर में होता है। इसे मरु कोकिला भी कहते हैं, गवरी देवी को मरु कोकिला। मांड गायन शैली आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मांड गायन शैली को देश विदेश से ख्याति दिलाने वाली प्रसिद्ध लोक गायिका गवरी देवी थी। और संगीत की बात करें, संगीत इन्हें विरासत में मिला था। गवरी देवी को इनके माता पिता दोनों बीकानेर की संगीत प्रतिभाएं थे, ठीक है ना। ये खुद इनका जन्म जोधपुर में होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन की बात करें तो रूस की राजधानी, ये थोड़ा सा देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, सीधी की सीधी लाइन छप जाए क्या भरोसा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन की बात करें गवरी देवी का तो रूस की राजधानी कौन सी? मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत महोत्सव में गवरी देवी ने अपनी मांड गायिका से वहां मौजूद सभी श्रोताओं का सम्मोहित कर प्रदेश का क्या किया? नाम रोशन किया। और अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में इनसे प्रश्न बना है ना, पीरू सिंह से 2nd ग्रेड में। तो कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, तो देखो जन्म इनका होता है 20 मई 1918 ईस्वी में। जन्म 1918 ईस्वी में 20 मई से। क्या पता आप इनके जन्म से पूछ ले कहाँ, तो हवलदार मेजर पीरू सिंह को रामपुरा बेरी झुंझुनू में। कैसे याद करोगे? देखो मेजर पीरू नाम आ रहा है, और पीरू ना ऐसे लो, पीरू से पीते है ना, पीने वाला ना, पेग पीने वाला, और पेग ज्यादा पीता है ना, तो भाई
वो राम का नाम नहीं लेता, राम का बेरी हो जाता है ना, कि राम का नाम लेगा, ले नहीं जाएगा, उससे पीता है, पैग बनाता है, तो झुंझुनू में हुआ। ऐसे याद कर सकते हो भाई, याद करवाने का तरीका था ना। तो पीरू सिंह का राम पूरा बेरी बेरी हो जाता है, राम का झुंझुनू में हुआ, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। सेना में भर्ती अभी पूछा गया सेकंड ग्रेड में राजपूताना राइफल से, तो आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1936 में, क्या पता अपडेट से पूछ ले कब कितनी, 6 बटालियन ऐसे पूछ ले आपको, कौन सी बटालियन, अब सीधा नाम दिया था ना ऑप्शन में राजपूताना राइफल, इस बार क्या पता ऐसे पूछ ले कि वर्ष 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूताना राइफल में भर्ती किया गया मेजर पीरू सिंह को, ठीक है। फिर बात करते साथियों ऐतिहासिक मिशन में, थोड़ा देख लेते हैं। 18 जुलाई 1948 को छठवीं, कौन सी छठी राजपूताना राइफल है, इसके SHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तितवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। पूछा जा सकता है भी कहां पर काम करने का, तो जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रुओं का अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कब्जा करने का सौंपा गया किनको, पीरू सिंह को, ठीक है ना। अब अपनी अंतिम सांस लेने से पहले इन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह नष्ट कर दिया, और इन्हें इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, किनको, मेजर पीरू सिंह को। परमवीर चक्र से सम्मानित होने से पहले ये राजस्थानी थे, ठीक है। अब देख लो, ये प्रश्न पूछा गया था ना, परमवीर चक्र वाला राजपूताना राइफल, यानी छठवीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मेजर शैतान सिंह का बन जाए, क्या पता आप अभी पीरू सिंह का बना तो मेजर शैतान सिंह का बन जाए। तो मेजर शैतान सिंह का बाणासुर के शहीद, कैसे याद करोगे इनका जन्म, देखो जो शैतान लोग होते हैं ना, वो कुछ भाई की न की कुचर नहीं करेगा भाई, यानी कि बाण चला लियो रे, कि डिग्गड़ मार दियो रे, की कर दियो, है नी, तो बाणासुर के शहीद, तो जन्म नहीं, उपनाम इनका, सॉरी माफी चाहती हूँ, उपनाम ध्यान रखना है। शैतान हो भाई तो बाणासुर के शहीद, ऐसे नाम ध्यान रखना है इनका, बाणासुर के शहीद इनका उपनाम है। अब देखो उनके जन्म की बात करें शैतान सिंह की, तो फलोदी तहसील में, ध्यान रखना है शैतान सिंह। अब शैतान हो गणो और बाण मार के फल भी तोड़ लें तो फलोदी याद रह जाएगा, ठीक है। फलोदी तहसील के कौन से, अब इनको नाम ही इसलिए पड़ा है बाणासुर, क्योंकि इनका गांव है ना जो बाणासुर, उसमें जन्म हुआ है फलोदी के, तो इसलिए इनको बाणासुर के शहीद के नाम से जानते हैं। तो जन्म देखो, आपको गांव और जन्म दोनों याद हो जाएंगे, इनका उपनाम और जो जन्म है कौन से गांव में हुआ, ठीक है। 1 सितंबर 1924 में होता है शैतान सिंह का, फलोदी गांव के बाणासुर गांव में, रहा बाणासुर गांव में होता है ना, और भारतीय सेना में भर्ती हुई है, ठीक है। तो ये आपको नाम नहीं भूलोगे आप, ना इनका गांव भूलोगे, जन्म कहाँ होगा। और साथियों बात करें कि भारत चीन युद्ध 17 नवंबर 1962 में, देखो जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र, ये भी पूछी जा सकती है, चुशुल चौकी, कौन सी चौकी, चुशुल चौकी, ठीक है, चुशुल चौकी पर आक्रमण किया। अब वो आपको पूछ ले कि कौन सी चौकी पर आक्रमण किया जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र में, तो जो चुशुल चौकी उन पर आक्रमण किया, और इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी इनको ही मेजर शैतान सिंह को चार्ली कंपनी पर थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेना। और इन्होंने अपने 120 साथियों के साथ चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर किया। पूछे जा 3 बार हटने पर 2 बार, है ना, तो 120 साथियों को चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर किया। और इनको भी मरणोपरांत, देखो अभी क्या पढ़ के आए पीरू सिंह, उनको भी परमवीर चक्र मिला, है ना, मरणोपरांत इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से ये भी सम्मानित होने से पहले क्या थे, राजस्थानी थे, ठीक है। अब बात करते हैं स्वामी केशवानंद, जैसे जैसे लिखा हुआ है क्रमवाइज मैंने वैसे वैसे लिखूं, ठीक है। स्वामी केशवानंद इंपोर्टेंट। अब देखो साथियों, अब पेरू सिंह से बन गया, अब स्वामी केशवानंद की भी बारी हो सकती है। केशवानंद को अच्छे से रट लो, क्या पता इससे प्रश्न बन जाए ना। जो ज्यादातर ऐसे होता है ना भी, हाँ इनका भी प्रश्न नहीं बना हो, तो वो ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है ना। एग्जामिनर ऐसे उठा सकता है, भाई इन्होंने ये तो रट रखा है, अब इससे प्रश्न नहीं बना, वो भी ऐसे बोर हो जाते हैं कि एक प्रश्न से भी इस बार ऐसे उठा लेना। तो स्वामी केशवानंद की बात करें साथियों, तो 1932 ईस्वी में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला। किन्होंने, स्वामी केशवानंद में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन 1932 ईस्वी में, और उसे मिडिल स्तर को बढ़ा करके महाविद्यालय कॉलेज स्तर तक पहुंचाया। और इन्होंने वहां कला, कृषि, विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ है बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि 1944 से लेकर के 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 पाठशालाएं खुलाई स्वामी केशवानंद। ध्यान रखना है, 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई। और इन्होंने अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय, पुस्तकालय भी स्थापित किए, ये भी देख लेना।
अब देखते हैं पंडित झाबरमल शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इनका उपनाम ध्यान रखना है, पूछा भी गया प्रश्न है कि पत्रकारिता के विषम पितामह, देखो विषम झाबरमल, झाबरमल शर्मा पत्रकारिता के विषम पिता, जैसो नाम है ना झाबरमल वैसो विषम पितामह, ऐसे याद रह जाएगा। जन्म इनका सर्रापुर में, सर्रापुर, जाबर हो गया भाई, सरगियो जाबर को, जाबरमल या बाल ईसा और बिंगो सरगियो, ये याद रख लियो। सर्रापुर में होता है झाबरमल सर्रा का 1880 ईस्वी में। और शिक्षा व दीक्षा की बात करें साथियों तो 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल जी को हिंदी पत्रकारिता व संपादन की शिक्षा दी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात करें साथियों झाबरमल शर्मा की पुस्तकें, देखो झाबरमल शर्मा की जो पुस्तकें हैं, एक तो है भारतीय गोदन, झाबरमल ने गोद दी पार्टी से लो, आत्मविज्ञान शिक्षा, गणों झाबरमलों पर आत्मविज्ञान शिक्षा लिख दी, तिलक गाथा, सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता, रहस्य सार, ठीक है ना, ये थोड़ी सी आप देख लेना। फिर बात करते हैं साथियों आचार्य तुलसी की। आचार्य तुलसी का जन्म देखो नागौर जिले के जो लाडनू गांव है, कस्बा, उसमें होता है, ठीक है ना। और इनका जन्म होता है साथियों आचार्य तुलसी का 1914 में, 20 अक्टूबर 1914 को। और ये प्रसिद्ध अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार थे कौन? आचार्य तुलसी। पदभार की बात करें साथियों, मात्र 22 वर्ष की आयु में इन्होंने 13 पंथ संग्रह, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आचार्य तुलसी से, क्या बन सकता है कि 22 वर्ष की आयु में इन्होंने 13 पंथ संघ के 9वें आचार्य बनाया। किन्होंने बनाया? पूछ लिया आपको कि 22 वर्ष की आयु में 13 पंथ संघ के 9वें आचार्य बनाया, वो बनाया आचार्य तुलसीदास ने। अणुव्रत आंदोलन की बात करें तो नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में इस आंदोलन का सूत्रपात किया और इस आंदोलन से जनमानस को जोड़ने हेतु उन्होंने 1 लाख किलोमीटर की पदयात्राएं भी की। और आचार्य तुलसी का एक संदेश ध्यान रखना, अमर संदेश कौन सा है कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये इनका है आचार्य तुलसी का, ठीक है। अब बात करते हैं आचार्य नानेश मुनि। 1920 में जन्म, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आचार्य नानेश मुनि की बात करें, इनके जन्म व माता पिता से पढ़ते हैं। देखो मेवाड़ के दांता गांव में मोडीलाल और श्रृंगार। अब देखो मोडीलाल तो पिता है और माता है श्रृंगार बाई के घर में किनका जन्म होता है? आचार्य नानेश मुनि का। नानेश मुनि नाम ईश्वर, मोडीलाल पिता कोई नाम ईश्वर, श्रृंगार माता कोई नाम ईश्वरी है जिसको आप गोएंगे, ठीक है ना। और आचार्य नानेश मुनि के बचपन का नाम देखो नानेश नाना, यानी कि गोवर्धन नाना याद रख सकते हो, ठीक है ना। और आचार्य नानेश मुनि की बात करें, बचपन से वैराग्य भावना, पूछा जा सकता है कि वैराग्य भावना से, तो ये आचार्य नानेश मुनि है, वैराग्य भावना से, बचपन से वैराग्य भावना होने के कारण योग्य गुरु की तलाश में कोटा के, ये इंपॉर्टेंट है, कोटा के गणेश लाल जी महाराज के पास पहुंचे बचपन में, क्योंकि वैराग्य भावना के होने का कारण ये योग्य गुरु की तलाश में पहुंचे। कहाँ? कोटा के कौन से? गणेश लाल जी महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने अपना गुरु बनाया। पूछा जा सकता है कि किन को गुरु बनाया और वैराग्य भावना के कारण कहाँ पहुंचे, किन को? कोटा के गणेश लाल जी महाराज को किन्होंने? आचार्य नानेश मुनि, ये इंपॉर्टेंट बनता है। दांता के पास ही कपासन गांव में विक्रम संवत 1996 में पौष शुक्लाष्टमी को इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, ये भी अच्छा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, समता दर्शन ध्यान रखना है। देखो आचार्य नानेश मुनि से समता दर्शन, आचार्य नानेश मुनि समता दर्शन, क्या ध्यान रखना है? कौन सा संदेश? देखो आचार्य नानेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर के विश्व तक अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्रदान करने के लिए एक संदेश दिया। कौन सा? समता दर्शन का संदेश दिया। पूछा जा सकता है किस लिए समता दर्शन का, तो आचार्य नानेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर के विश्व तक, व्यक्ति से विश्व तक को शांत वातावरण से अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्रदान करने के लिए संदेश दिया, वो था समता दर्शन। और आचार्य नानेश मुनि को, ठीक, नानेश मुनि ने दिया। और इन्होंने व्यक्ति को तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए ध्यान साधना की पत्ति विकसित की। किन्होंने की साथियों? आचार्य नानेश मुनि ने, ठीक है। और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लाइनें लग रही है मुझे तो। इनके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों को जैन भागवती की दीक्षा मिली। और आचार्य नानेश मुनि की बात करें तो मालवा प्रांत की बलाई जाति के लोगों को मांसाहार, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कौन सी जाति के लोगों को, कौन सी बात करें साथियों? आचार्य नानेश मुनि, आचार्य नानेश मुनि। इन्होंने देखो आचार्य नानेश मुनि ने मालवा प्रांत की एक जाति, ध्यान रखना, बलाई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया। पूछा जा सकता है कौन सी जाति? तो बलाई जाति के लोगों को, ठीक है।
और आचार्य ज्ञानेश मुनि की बात करें 1952 ईस्वी में इन्हें गुरु द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया, आचार्य ज्ञानेश मुनि को। प्रमुख रचना की बात करें साथियों, समता दर्शन तो इंपॉर्टेंट है, रट लो। समता दर्शन इनकी रचना है, प्रमुख आचार्य ज्ञानेश मुनि की। पूछा जा सकता है किस कैसा संदेश दिया, तो इन्होंने व्यक्ति से लेकर के विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत प्रदान करने के लिए समता दर्शन है इसका संदेश दिया। और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना भी किन्होंने की, आचार्य ज्ञानेश मुनि ने। और ये सामाजिक चेतना के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। ठीक है, अब 2-3 पेज ही हो रहे, ज्यादा नहीं रहे। कोमल कोठारी इंपॉर्टेंट, देखो कोमल कोठारी के एक ये रूपायन शोध संस्थान से इनका प्रश्न भी बना हुआ है। कोमल कोठारी की बात करें, जन्म होता है 4 मार्च 1929 को। कहाँ होता है कोमल कोठारी का? चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में। कैसे कोमल कोठारी कैसे? कपासन कस्बे में, चित्तौड़गढ़ का कपासन, ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है, और इन्होंने राजस्थान की लोक संस्कृति के उन्नयन यानी कि विकास जो उन्नयन है उसमें अपना संपूर्ण जीवन भी लगा दिया कोमल कोठारी ने। और रूपायन शोध संस्थान की बात करें तो इसमें साथियों 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में प्रसिद्ध रूपायन नामक संस्थान की स्थापना करते हैं कोमल कोठारी। अब बात करें साथियों, देखो इससे पहले आप कृपाल सिंह शेखावत का देख लो, इनका उपनाम शिल्प गुरु भी है। कृपाल सिंह शेखावत का शिल्प गुरु नाम है। 1922 ईस्वी में सिक्कर जिले में, सै से शेखावत, सै से सिक्कर जिले में, सै से शिल्प गुरु भी बोलते हैं। तो कृपाल सिंह शेखावत 1922 में सिक्कर जिले के मऊ गांव में होता है। और इन्हें ब्लू पोट्री के चित्रांकनों के माध्यम से इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाते हैं कृपाल सिंह शेखावत। सम्मान की बात करें तो कला के क्षेत्र में, कहाँ? कला के क्षेत्र में इनके विशिष्ट योगदान के लिए 1974 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया कृपाल सिंह शेखावत को। जगजीत सिंह की बात करें साथियों, ये भारत के सुप्रसिद्ध गजल गायक थे। और जन्म इनका 8 फरवरी 1941 ईस्वी को होता है। श्री गंगानगर कस्बे के सिख परिवार में होता है जगजीत सिंह का। ठीक है ना, 10 अक्टूबर 2011 को इनके निधन भी हो जाता है जगजीत सिंह का। और जगजीत सिंह की बात करें सम्मान की, तो गजल गायकी में अमूल्य योगदान की राजस्थान सरकार ने मरणोपरांत 31 मार्च 2012 को कौन सा? राजस्थान रत्न। तो ध्यान रखना राजस्थान रत्न है ये जगजीत सिंह को दिया गया, जो श्री गंगानगर के हैं, ये सिख परिवार के। ठीक है, बस सिर्फ 2 ही पेज रहे हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट जन्म 12 जुलाई 1950 को जयपुर में होता है विश्व मोहन का। 1965 ईस्वी से इन्होंने देश विदेश में अपनी संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करें, वर्ष 1994 ईस्वी में संगीत क्षेत्र के विख्यात इंपोर्टेंट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? विश्व मोहन भट्ट को। पंडित विश्व मोहन भट्ट को 1994 ईस्वी में संगीत क्षेत्र के विख्यात के लिए कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मोहन वीणा से भी प्रश्न बना हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भट्ट जी ने गिटार में सितार, श्रोद व वीणा के, आपको पूछा जा सकता है कितने तारों के अतिरिक्त, तो 14 अतिरिक्त तारों के स्टिक, या 16 दे दे, 15 दे दे, है ना। तो ध्यान रखना है, भट्ट ने गिटार में सितार, श्रोद, वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के स्टिक व अद्भुत मुहावरे का समन्वय करके मोहन वीणा का क्या किया? आविष्कार। पूछा जा सकता है पंडित विश्व मोहन ने कौन सी वीणा का आविष्कार किया? मोहन वीणा का। ठीक है, फिर कर्पूर चंद कुलिश, इनका जन्म 20 मार्च 1926 ईस्वी को टोंक जिले के सोंडा गांव में होता है। और इन्होंने वर्ष 1951 में अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। ये भी ध्यान रखना, 1951 में पत्रकार जीवन की शुरुआत की। 7 मार्च 1956 को सांध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थानी पत्रिका की शुरुआत की। देखो 1951 में पत्रकार जीवन की, और 7 मार्च 1951 में पत्रकार जीवन, 1956 में राजस्थान पत्रिका की। आपातकालीन के समय इन्होंने राजस्थान के गाँव की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। श्रृंखला लिखी जिसे राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का ग्रामीण दस्तावेज माना जाता है। और कुलिश ने, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुलिश ने, किसने? कर्पूर चंद जो कुलिश है, इन्होंने पोलम पोल, देखो कुलिश पोलम पोल, रट लो, कैसे भी याद कर लो। कर्पूर चंद कुलिश ने पोलम पोल नामक ढूंढाड़ी भाषा में एक नियमित कोलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। तो ये ध्यान रखना, पोलम पोल। अब देख लो डॉक्टर पी.के. सेठी, जयपुर फुट के जनक। ये भी प्रश्न पूछा गया साथियों, यानी कि जयपुर फुट यानी कि जो नकली पैर है, तो
इन्होंने सवाई मान सिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से, ये भी पूछा गया है किसके सहयोग से, तो जो डॉक्टर पीके सेठी है इन्होंने सवाई मान सिंह चिकित्सालय में कार्यरत जो रामचंद्र है इनके सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया, यानी कि जयपुर फुट विकसित किया डॉक्टर पीके सेठी ने, ठीक है ना। और पूछा जा सकता है तो रामचंद्र के शौक से, ठीक है। और प्राप्त पुरस्कार सम्मान की बात करें तो डॉक्टर बीसी राय सम्मान मिला, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्मश्री सम्मान और रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड और अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार भी डॉक्टर पीके सेठी को, ठीक है। और श्यामजी कृष्ण, अब से पहले थोड़े से ये और देख लेते हैं। देखो यहाँ तक तो आपके 10th की बुक में आ गए, ठीक है ना। ये थोड़े से 2-3 और हैं, इनको देख लेते हैं। ये आरबीएससी की 10th की बुक में है, इतने सारे के सारे, वो मैंने एक में यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है ना। फिर एक और क्लास आएगी जो अदर 5-6 बुक्स का, वो पूरा का पूरा सार होगा, ठीक है ना। ये 2-3 और देख लो। भूपेंद्र त्रिवेदी की बात करें साथियों, बांसवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी थे। बम्बई में एक साप्ताहिक पत्र संग्राम का प्रकाशन किया और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में त्रिवेदी ने भूमिगत रहकर काम किया और 1943 ईस्वी में इन्होंने धूलजी भाई व चिमनलाल मालोद के साथ मिलकर बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का ध्यान रखना, ठीक है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा है, इन्होंने ये लाइन पूछी गई है, ठीक है ना। ये अन्वेंषक भर्ती 2020 में पूछी गई है। श्यामजी कृष्ण वर्मा से आपने पढ़ा भी नहीं होगा, थोड़ा सा देख लो इनको, इसलिए मैंने लिखा है। इन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस व होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, तो पूछ ले कि इंग्लैंड में इंडिया हाउस व होम रूल सोसाइटी की स्थापना की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और श्यामजी कृष्णा वर्मा दयानंद सरस्वती के शिष्य तथा क्रांतिकारियों के प्रेरक व मार्गदर्शक थे। इन्होंने एक विषय मदन लाल धिंगड़ा ने 1 जुलाई 1909 ईस्वी को करजन विली को गोली मारी थी। और श्यामजी कृष्ण वर्मा महाराष्ट्र में यानी कि जो प्लेग कमिश्नर पूना है, इस थोड़ा ध्यान रख लेना, इसमें श्याम जी ने महाराष्ट्र में रेड की हत्या के सदेश के घेरे में आई थी, ये भी थोड़ा देख लेना। और टिक्काराम पालीवाल का जन्म पता आपको दौसा में है, ठीक है। और ये 3 मार्च 1957 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, जो टिक्काराम पालीवाल है। और 1929 ईस्वी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिल्ली विद्यार्थी यूथ लीग की क्या की स्थापना की टिक्काराम पालीवाल ने। तो ये साथियों आपकी हो जाती है 10th की बुक कंप्लीट, जो कि आपको जिन्होंने नहीं पढ़ी है या जो ये नोट्स नहीं बना सकते तो 10th की बुक से पढ़ लो, भले कैसे पढ़ लो, ये आप इस तरीके से थोड़ा सा माइंड में बिठाते हो तो आपको याद भी हो जाती है। और इनकी PDF मिलेगी साथियों, जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं इनको जो आगे वाली क्लास आएगी दोनों करवाने के बाद में ही आपको PDF कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है।